नाज़रीन, आज मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वो बात याद आ गई जो 1946 में उन्होंने सोरेश काश्मीरी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर इस नहज पे मुल्क पाकिस्तान बना या हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो इस्लाम की खैर पाकिस्तान में नहीं होगी और हिंदुस्तान में मुसलमानों की खैर नहीं होगी। खैर ये बात फिर आए बाएं शाएं होगी, लेकिन 2020 में कामरान खान साहब ने दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने ये दोबारा इस इंटरव्यू की प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई और फिर अवाम नास को उस इंटरव्यू और उस वक्त जो पेशन गोइयाँ की गई थी वो सामने आई। और भी बहुत सारी पेशन गोइयाँ उन्होंने की थी, लेकिन हम इसी एक टॉपिक के ऊपर या एक पेशन गोई के ऊपर बात करेंगे कि आज कराची के अंदर जब डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के अंदर मियां अली फाक साहब अपने क्लाइंट को लेकर अदालत के अंदर पेश होने के लिए जा रहे थे तो वकला ने रजब भट्ट के ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया और तशद्दुद करते करते उस बेचारे के कपड़े फाड़ दिए। फिर एक और व्लॉगर या टिकटॉकर उनके साथ थे जिनको नानी वाला कहते हैं, तो उन्होंने बचाने की कोशिश की तो उनकी भी फिर वकला ने दुर्गत बनाई। नाज़रीन, ये खबर है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने व्लॉग्स भी किए, वीडियोस भी बनाई, लेकिन असल मुद्दा वो जो व्लॉग्स और वीडियो हैं वो नहीं है। असल मुद्दा ये है कि उन वकला को किस कानून के तहत ये इजाज़त है कि किसी शख्स के ऊपर इस्लाम के शायर की तौहीन करने का इल्ज़ाम है और आप उसकी छतरोल कर दें या आप उसकी दुर्गत बना दें। अरे पाकिस्तान के अंदर ये पहला वाक़या नहीं है, ऐसे लाखों हज़ारों वाक़यात पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक 78 साल तारीख़ में हो चुके हैं। इससे ये लगता है कि हमारा माशरा बदअमनी का शिकार है, हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त है, क़ुव्वत बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तालीम तरबियत तहज़ीब शऊर नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर हमारे वज़रा इसके ऊपर बार बार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मुख्तलिफ़ मौक़ियों के ऊपर। आज तक जितने भी तौहीन मज़हब, तौहीन इस्लाम, तौहीन नबवी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस तरह के जो हसास मामलात हुए हैं, जितने भी लोगों को कत्ल किया गया, फांसी दी गई, किसी भी तरह से अवामी तरफ से या अवामी रद्द अमल के अंदर आज तक उसके ऊपर वो जुर्म साबित नहीं हुआ। जितने भी लोग इस एक 295C की भेंट चढ़े, अब मौलवी तबका जो है इसके ऊपर हमारी क्लास भी लेना शुरू कर देगा। अब गलती तो ये है मौलवियों की कि एक तो पढ़े लिखे नहीं हैं, 4 अहादीस और वो अहादीस याद करते हैं जो एक फ़िरके से दूसरे फ़िरके के ऊपर तनकीद के लिए होती है और इस्लाम की वो चीज़ें याद कर लेते हैं जो फ़िरकाबाज़ी को हवा देने के लिए होती है। इसमें मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इसमें हमारा मौलवी तबका कसूरवार है या डिजिटल मीडिया के लोग कसूरवार हैं, ना ही मैं रजब भट्ट और नानी वाले की जो है वो साइड ले रहा हूँ। हमारी जो ये अवाम है वो बेलगाम घोड़े की तरह हो चुकी है, जिसका जब दिल चाहता है वो जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उसको पकड़ के कुटापा चाड़ देते हैं। कुटापा चाड़ना उर्दू का वर्ड नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर ये बिल्कुल फिट आता है कि फेंटा लगाना, दुर्गत बनाना बगैर किसी वजह के। भाई अगर आपको कोई कन्फ्लिक्ट है या अगर उसने आपकी तौहीन की है या आपके फ़िरके के बारे में कोई बात की है तो कानून है, केस चल रहा है उसके ऊपर, आप वहाँ जाके उसको डिफेंड करें, अपने दलाइल दें, सबूत पेश करें। आपको किसने हक दिया है कि आप कानून अपने हाथ में ले लें? इस तरह के और भी बेतहाशा वाक़यात हैं, लेकिन मैं साथ साथ यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल मीडिया के लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि ये आपकी जो एक बात है जब वो ऑन रिकॉर्ड आ जाती है, अगर वो आपने किसी भी पैराए में की है और वो नामुनासिब बात है तो फिर वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन जाएगी और आपके लिए वबाल जान बन जाएगी। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि अब कोई भी व्लॉगर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर उस तरह से महफूज नहीं रहा जिस तरह से पहले लोग होते थे। वो कहते हैं ना कि मेरी बात अगर आपको बुरी लगी है तो इसमें ये नहीं है कि मेरी बात गलत है, इसमें मतलब ये है कि आपकी सोच बड़ी जो है वो छोटी है। ये मैं कल के पैराए में जो कुछ यूट्यूबर्स ने बात की उसके हवाले से भी मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो अगर आपकी सोच कम है या अगर आपको बात की समझ नहीं आती तो आप उसको समझने की कोशिश करें, आप उसको अपने साथ बिठाएं, उससे पूछें कि भाई आपने ये बात की थी, कैसे की थी, क्यों की थी। कहते हैं ना कि पूरा झूठ इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना कि आधा सच ख़तरनाक होता है। आप इसको दूसरे मायने में भी ले सकते हैं कि आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। यानी फिर हमारे यहाँ ये है कि लिपटी चुपड़ी बातें करने का लोगों को बहुत शौक़ है और फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करने का बड़ा शौक़ है। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कोई बंदा शोहरत की बुलंदियों को छू रहा है और आप उसके ऊपर बेजा तनकीद करना शुरू कर देते हैं या उसके ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देते हैं तो उसमें आपकी इज़्ज़त और कमी कोताही होगी। उस बंदे की शान में किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा। जिसको अल्लाह चाह रहा है ना इज़्ज़त देना, अगर आप उसमें टांग रहेंगे तो फिर आपके लिए ही मुसीबत बनेगी। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप पर्सनल महफिल के अंदर बैठते हैं और कोई शख्स अगर 4 लोगों के दरमियान बैठ के किसी एक के ख़िलाफ़ बात कर रहा है तो इस बात का आप पूरा यकीन रखें कि वो शख्स
اگلے 4 لوگوں میں بیٹھے گا تو وہ باری باری آپ لوگوں کے خلاف بھی بات کرے گا. تو وکلاء حضرات کو تحمل سے بات کرنی چاہیے تھی اور عدالت کے اندر بات کرنی چاہیے تھی, عدالت کے کٹہرے کے اندر بات کرنی چاہیے تھی. احاطہ عدالت کے اندر اگر کوئی شخص آپ کے شہر کے اندر آیا اور آپ اس کی درگت بنا دیں صرف بغض اور کینہ کی وجہ سے, اگر اس نے توہین کی ہے, بد تہذیبی کی ہے, بد اخلاقی کی ہے, تو وہ کیس چل رہے ہیں. اللہ پاک ہیں, اس کیس کا فیصلہ اللہ نے بھی کرنا ہے اور جج نے بھی کرنا ہے. آپ نہ جج ہیں اور نہ ہی آپ کوئی اتھارٹی ہیں, تو لہذا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ میری ذاتی رائے ہے. ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ باکس میں لازمی مینشن کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.